देखो लास्ट टाइम हमने वर्क ऑफ एक्सपेंशन की डेरिवेशन की थी माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, एक की डेरिवेशन की थी और एक की थी वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ये इसकी वैल्यू जो आई थी -2.303 NRT log V2/V1, log V2/V1 ये आई थी, या फिर V2/V1 को P1/P2 भी लिख सकते हैं क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये सबको पता होगा इतना। अच्छा नेक्स्ट अब है ये, अब दो वर्ड हमने बता दिए, ये बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए तुम्हारे। फॉर्मुलेज इसमें बहुत सारे आएंगे, फॉर्मुले जरूर ढंग से करना है इसको। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक का भी फॉर्मुला बताता हूँ, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें कोई हीट चेंज ना हो, जिसमें कोई हीट चेंज ना हो। अच्छा, वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, तो इसमें जो फॉर्मुला आएगा वो आएगा NCVDT, NCVDT ये फॉर्मुला आएगा, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, इसको याद रख लेना। या NR/γ-1, डेरिवेशन वगैरह सब होगी इसकी, लेकिन अभी याद रख लोगे तो आगे वो इजी लगेगा। NR/γ-1 और DT, एन CV लिख रहा हूँ मैं R/γ-1, CV की जगह R/γ-1, तो T2-T1 भी कह सकते हैं। और एडियाबैटिक प्रोसेस में, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में PV गामा जो कांस्टेंट होता है, या TV गामा में, इसकी भी डेरिवेशन है, फर्स्ट लॉ को यूज करके सब डेराइव कर सकते हैं। TV गामा-1 जो कांस्टेंट हो सकता है, या TP1 - गामा/गामा इस कांस्टेंट हो सकता है। ये तीन चीजें हैं। ये जो फॉर्मुलेज हैं, गामा क्या है, मोनोटोमिक गैस के लिए क्या वैल्यू होती है, डायटोमिक के लिए क्या वैल्यू होती है, पॉलीटोमिक के लिए क्या वैल्यू होती है, ये सब याद करना है तुम्हें। फॉर्मुले फॉर्मुले तो याद ही करना है, डेरिवेशन भी है इनकी। ये जो फॉर्मुले लिखवाए हैं मैंने, दिस इज फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, इरिवर्सिबल के लिए नहीं है। ये किसके लिए? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। क्लियर? दीस फॉर्मुलेज दे आर फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, इरिवर्सिबल के लिए नहीं है। सही है ना, इरिवर्सिबल के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना तुम्हें। तो ये फॉर्मुले याद कर लेना। ये दो भी मैंने डिराइव नहीं कराए, ये और एक ही बार, ये दो डिराइव नहीं कराए, ऊपर वाले डेरिवेशन हो चुकी, ऊपर वाले की डेरिवेशन हो चुकी। चलो अभी ये ध्यान रखना, वर्क ऑफ एक्सपेंशन अगर कोई बोलता है तो -P एक्सटर्नल डी, एक्सटर्नल प्रेशर लेना है वाला, ये कौन सा प्रेशर है? एक्सटर्नल प्रेशर। और अगर वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन बोलते हैं, एक्सपेंशन बोलते ही यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, एक्सपेंशन बोलते ही ये नेगेटिव, ये एक्सपेंशन के लिए नेगेटिव, -2.303 NRT log V2/V1, वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो NCVDT इसकी डेरिवेशन करानी है। CV यहाँ पे हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और CV का लिखते हैं R/γ-1, CV का लिखते हैं R/γ-1, T2-T1। मैं थोड़ा सा बताऊंगा इंटरनल एनर्जी के बारे में, फिर तुमसे कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा न्यूमेरिकल्स। इंटरनल एनर्जी, ये फॉर्मूला याद रखना। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला PV गामा जूल कांस्टेंट, PV गामा जूल कांस्टेंट। और P की जगह तो अगर P की जगह तुम्हें T लिखना है, P की जगह लिखना है T, तो P को लिख दो NRT/V, NRT/V, NRT/V। N और R तो हट जाएंगे, तो जब P की जगह T/V लिखोगे तो V की पावर गामा थी तो वो गामा-1 हो जाएगी, TV गामा-1 जूल कांस्टेंट। ऐसे ही अगर तुम्हें V की जगह P लिखना है, V की जगह P लिखना है, तो PV * NRT अप्लाई करो, उससे ये रिलेशन आ जाएगी। ये तीनों एक ही रिलेशन है, अलग नहीं है। अगर तुम्हें प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन चाहिए तो ये P और V लगाएंगे, टेम्परेचर वॉल्यूम में चाहिए तो ये लगाएंगे, टेम्परेचर प्रेशर में चाहिए तो ये लगाएंगे। समझ गए कि नहीं है? तो ये है एक ही रिलेशन, याद रखोगे तो सही रहेगा, याद रखोगे तो सही रहेगा। तो ये फॉर्मुले याद रखना जरूर, न्यूमेरिकल्स में अभी इसके कराऊंगा। बस एक इंटरनल एनर्जी टॉपिक जो है वो नोट कर लेना, इंटरनल एनर्जी। चलो नोट करेंगे इंटरनल एनर्जी, इसको ई से या यू से डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय ई और यू, ई और यू दोनों में से किसी से डिनोट कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी, इसके नाम से पता लग रहा है, एनर्जी जो स्टोर होगी सिस्टम के अंदर। क्लियर? एनर्जी जो स्टोर होती है सिस्टम के अंदर वाली एनर्जी, उसे बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। जैसे अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं ना,
तो टोटल एनर्जी होती है इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी किसकी, सिस्टम की। पोटेंशियल एनर्जी किसकी, सिस्टम की। सिस्टम कितनी हाइट पर है, सिस्टम कितनी हाइट पर है, वो वाली एनर्जी है। और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसकी है, सिस्टम की। क्लियर, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की। बात समझ आई कि नहीं है, ये सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इट इज, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सिस्टम के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है, यानी जो एनर्जी हमारी न्यूक्लियस की वजह से, प्रोटॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एटम्स की वजह से, या मॉलिक्यूल्स की वजह से जो एनर्जी है सिस्टम के अंदर, जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इनकी वजह से जो एनर्जी है ना, वो है इंटरनल एनर्जी। और टोटल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर काम नहीं कर रहा, जैसे मैंने कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगा रखा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, मूवमेंट नहीं है, कोई हाइट नहीं है उसकी, तो इसलिए कोई मतलब, जैसे इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा ऐसा, और इन दैट केस टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। है ना। इंटरनल एनर्जी यानी कोई सिस्टम है, तो ये सिस्टम का मूवमेंट नहीं होगा, ये सिस्टम मूव नहीं करेगा। इंटरनल एनर्जी जो है, इसके ये होती है बहुत सारी एनर्जीज का सम, जो सिस्टम के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी, इंटर एनर्जी कौन कौन सी एनर्जी से मिलकर बनती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, जो सिस्टम के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। ये सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ध्यान रखना। सिस्टम के अंदर जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, उनकी मूवमेंट जो हो रही है ना, उनकी जो मूवमेंट मिल रही है इंटरनली, वो वाली काइनेटिक एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी दोनों डिफरेंट। तो न्यूक्लियर, एक एक वर्ड में मैं पांचों को बता देता हूँ क्या चीज है। न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब है न्यूक्लियस की एनर्जी, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है इंटरनली। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से डील कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। केमिकल एनर्जी यानी अगर तुमने मान लो, केमिकल एनर्जी मेनली बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी। जैसे मान लो तुमने गैस ली से H2 गैस ली, तो HH की जो बॉन्ड एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में काउंट। काइनेटिक एनर्जी तीन एनर्जीज का सम होता है, तीन एनर्जीज का सम है, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशन। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी मतलब एक्स एक्सिस पे कितना मूवमेंट है, वाई एक्सिस पे कितना मूवमेंट है, जेड एक्सिस पे कितना मूवमेंट है, वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल, जैसे पेंडुलम का मोशन हम होता है, या स्प्रिंग को हम खींचते हैं, टू एंड फ्रो मोशन जो होता है अपने ही मीन पोजीशन के अराउंड, वो काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी घूमने की वजह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से, यानी जैसे इस बॉन्ड के अराउंड जो H2 मॉलिक्यूल है, इस लाइन के अराउंड, इस एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। या अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, तो वो क्या होगी, वो क्या होगी इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इस तरीके से। और पोटेंशियल एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, उनके अंदर जो अट्रैक्शन हो रही है, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल जो इनके अंदर अट्रैक्शन होगी ना एटम्स के अंदर, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का मैंने मीनिंग बता दिया, इस बहुत सारी एनर्जीज का सम है, मेनली न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन सारी एनर्जी का सम है। इसमें ग्रेविटेशनल एनर्जी नहीं है, ध्यान रखना इसका, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द विच द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन कैलकुलेटिंग इंटरनल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी प्रेजेंट नहीं है। नेक पी वर्ड से याद करना, नेक पी, एन, फिर ई, फिर सी, फिर के, फिर पी, नेक पी, इससे याद कर लेना इसको। तो इसी वजह से इंटरनल एनर्जी, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज का सम है, हम इसकी वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है निकाल नहीं सकते, की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसके अंदर चेंज जो आएगा वो निकाल सकते हैं, बट वी कैन नॉट कैलकुलेट absolute value of internal energy because it is sum of various energy, nuclear energy, electronic energy, chemical energy, kinetic energy and potential energy. So we cannot calculate absolute value of internal energy, but we calculate its difference. डिफरेंस जो होगा वो हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं तुमसे कहूँ डेल्टा ई, वो तुम निकाल लोगे, वो तुम निकाल लोगे। जैसे तुम्हारी एनर्जी पहले, कोई भी एनर्जी रही हो एक्स, तुमने खाना वगैरह खाया, तो उससे तुम्हारी 50 एनर्जी बढ़ गई, 50 एनर्जी बढ़ गई, तो तुम्हारा ये जो चेंज आया कितना है, 50 का चेंज आया ना, तो ये जो 50 है हम ये निकाल सकते हैं, ये जो एक्स है हम नहीं निकाल सकते।
वी cannot calculate x. एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों नहीं निकाल सकते? बिकॉज इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ वेरियस एनर्जी, सो वी cannot calculate इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते ना, ई की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, और इसी वजह से एच एक टर्म होती है एंथैल्पी। एंथैल्पी होता है ई प्लस टी, क्योंकि हम ई नहीं निकाल पा रहे, इस वजह से। और एच निकालने के लिए भी ई चाहिए, देयरफॉर वी कैन नॉट कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी आल्सो। एच इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क, तो इसलिए हम ये भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हम ई नहीं निकाल पा रहे, इसलिए हम एच भी नहीं निकाल पाएंगे। और एच निकाल पा रहे, एच को अगर जी कैलकुलेट करना है, ये होता है गिब्स फ्री एनर्जी, ये गिब्स फ्री एनर्जी है, ये होता है एच माइनस टी एस। अब जी निकालने के लिए एच चाहिए, एच निकालने के लिए ई चाहिए, इस वजह से हम जी भी नहीं निकाल पाएंगे। सो वी कैन नॉट कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ ई, एच एंड जी। ई, क्योंकि हम ई नहीं निकाल पा रहे, तो एच नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि एच निकालने के लिए क्या चाहिए, एच निकालने के लिए क्या चाहिए, ई चाहिए। एच निकालने के लिए क्या चाहिए, ई चाहिए। और जी निकालने के लिए क्या चाहिए, एच चाहिए। इस वजह से हम इसको नहीं निकाल, इसलिए हम नहीं निकाल पाएंगे। समझ गए कि नहीं? किसी को कोई डाउट? तो ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर, है ना। और आइडियल गैस अगर कोई होगी, तो उसके इसमें जो इंटरनल एनर्जी होती है उसकी, वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, क्योंकि आइडियल गैस में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी हट जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी उस केस में मेनली क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। इन केस ऑफ आइडियल गैस, सिंस देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी एक्सक्लूडेड, हेंस इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू ओनली काइनेटिक एनर्जी। ये ध्यान रखना इसके अंदर। ये सब मैंने बता रखी है बातें, अगर तुम्हें ध्यान हो ना, उसके अंदर मैंने बता रखा था। और डेल्टा ई निकालने के लिए मैं भी आगे बताऊंगा, डेरिवेशन होगी इसकी पूरी प्रॉपर, लेकिन फॉर्मूले पर तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, इनको लिखते रहो, याद करते रहो। डेल्टा ई या डेल्टा यू निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है एन सीवी डी टी। एन पता है तुम्हें, नंबर ऑफ मोल्स है। सीवी क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीवी क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर हीट कैपेसिटी होती है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डीटी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। डीटी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। डीटी बोलते हैं ना, तो ये होता है स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। और अगर मैं बोलता हूँ डेल्टा टी बोलता हूँ, तो ये ज्यादा वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा। ज्यादा वैल्यूज कैसे, डेल्टा टी, मान लो कोई किसी सिस्टम में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसका मतलब dt उसका जीरो होगा, सही ना। dt क्या होगा, जीरो, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है। और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी और dt में डिफरेंस होता है। डेल्टा बड़ी वैल्यू से डील करता है। जैसे अगर मैं डेल्टा टी की बात करता हूँ, तो उस केस में क्या होता है, मान लो टेम्परेचर तुम्हारा था पहले 200 डिग्री सेल्सियस किसी सिस्टम का, 200 से हो गया वो 180 डिग्री सेल्सियस, फिर आ गया 120 डिग्री सेल्सियस, फिर आ गया 100 डिग्री सेल्सियस, और फिर हो गया 200 डिग्री सेल्सियस। तो क्या थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट तो नहीं है ना, थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट तो नहीं है। तो इसलिए हम इस केस में dt को जीरो नहीं बोल सकते। समझिए कि नहीं है, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर बोलेंगे। स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर अगर है, तो हम टेम्परेचर को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लेंगे। थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इनिशियल और फाइनल क्या है, सेम। इनिशियल और फाइनल सेम है, सही ना। तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर। कई बार क्वेश्चन आता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या चीज जीरो होगी, dt जीरो होगा, डेल्टा एच जीरो होगा, डेल्टा ई जीरो होगा, या डेल्टा टी जीरो होगा। एक वन वर्ड आंसर है, मतलब एक करेक्ट है इसके अंदर, या डेल्टा टी जीरो होगा। तो क्या आंसर देंगे इसके अंदर, इसमें देंगे dt जीरो होना चाहिए। क्या जीरो होना चाहिए, dt जीरो होना चाहिए, dt जीरो होना चाहिए। डेल्टा एच और डेल्टा ई, एक्चुअल में डेल्टा एच और डेल्टा ई भी जीरो होंगे अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट तो dt जीरो, तो डेल्टा ई भी जीरो होगा। और डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच भी क्या होता है, डेल्टा एच होता है ये टर्म, देखो डेल्टा एच होता है एन सीपीडीटी। जैसे ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर हीट कैपेसिटी है, ऐसे ये कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर हीट कैपेसिटी है, और ये भी dt आता है। ये दोनों भी जीरो होंगे, लेकिन एक्चुअल में जो
जो ये हमारा इंटरनल एनर्जी है, ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। लेकिन अगर फेज चेंज हो रहा है तो उस केस में ये जीरो नहीं होंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस है और सिर्फ गैस ही है ये, तो डेल्टा एच और डेल्टा ई भी जीरो होंगे, लेकिन इसमें कंडीशन है कि फेज चेंज नहीं होना चाहिए। फेज चेंज हो गया तो डेल्टा जीरो नहीं होगा, ना ही डेल्टा ई जीरो, ना डेल्टा एच जीरो होगा, ना डेल्टा ई जीरो। अगर क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, अगर फेज चेंज हो रहा है तो ना डेल्टा एच जीरो होगा, ना डेल्टा ई। तुम्हें पता है कि गैसेस दे आर मोर, मान लो लिक्विड से गैस बन रहा है, तो गैसेस तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होती है, लिक्विड इतना एनर्जेटिक है नहीं, या सॉलिड इतना एनर्जेटिक है नहीं, सही ना। तो इस वजह से अगर फेज चेंज होगा तो डेल्टा एच और डेल्टा ई जीरो नहीं होगा। अगर सिर्फ गैस है तो ये दिमाग में रखना हमेशा, आइसोथर्मल प्रोसेस में बोलते ही, अगर मैं बोलता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इमीडिएटली तुम dt जीरो करोगे, डेल्टा एच जीरो करोगे, डेल्टा ई जीरो करोगे, तीनों जीरो होने चाहिए। लेकिन इससे बोला था वन वर्ड करेक्ट है, तो dt को ही जीरो बोलना, dt को ही जीरो बोलना। समझ गए कि नहीं? थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो ये होगा dt जीरो। मतलब 200 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो 200 ही चल रहा है वो टेम्परेचर। थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। इसमें थ्रू आउट द प्रोसेस डेल्टा टी में थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, लेकिन डेल्टा टी जो है, डेल्टा टी जो है नेट डेल्टा टी, इनिशियल फाइनल देखें तो जीरो। तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा। फॉर्मूले से ध्यान रखना, डेल्टा ई का फॉर्मूला लिखा मैंने एनसीवीडीटी, मैं इसको प्रूव भी करूंगा। डेल्टा एच को एनसीपीडीटी, सीपी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर तुम लोगों ने पढ़ लिया लेक्चर से तो बहुत अच्छी बात है, तब तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें समझ आ गया होगा सब कुछ। नहीं तो अभी तो तुम याद करो उसको, अभी तो उसको याद कर लेना। अब इंटरनल एनर्जी जो है, एक तो ये प्रॉपर्टीज में लिख देना कि ये, एक तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसको हम डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दूसरा पॉइंट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और ये स्टेट फंक्शन है। ये क्या है, स्टेट फंक्शन। यानी सिस्टम में मैं किसी भी पाथ से जाऊं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, नॉट अपॉन द पाथ अटेन्ड। जैसे अगर मैं एक प्रेशर वॉल्यूम, मैंने बताया भी होगा लेक्चर्स में शायद, कि अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ कैसे भी, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है ये, मैं वन पोजीशन से टू पोजीशन पे गया, चाहे मैं ऐसे जाऊं, इधर से इस पाथ से जाऊं वन से टू में, या नीचे से जाऊंगा इस तरह से, या मैं नीचे से जाऊं, तो उससे क्या होगा, जो इंटरनल एनर्जी है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट पे ही डिपेंड करेगी। इंटरनल एनर्जी विल डिपेंड ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नॉट अपॉन द पाथ अटेन्ड, किसी भी तरीके से चल जाओ। क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन, इसलिए। कोई डाउट यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? चलो ये तो मैं समझ आ गया यहाँ तक। तो इंटरनल एनर्जी के बारे में जो बताया ना, ये बातें सारी पता होनी चाहिए। अभी जो दो प्रॉपर्टी बताई है कि इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी इसको हम डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और दूसरा इंटरनल एनर्जी जो है स्टेट फंक्शन है, यानी ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी, नॉट अपॉन द पाथ अटेन्ड, नॉट अपॉन द पाथ अटेन्ड। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब नोट करेंगे आगे इसमें, नेक्स्ट नोट कर लेना इसमें, नेक्स्ट लिखना है इसमें, एक लिखना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ तो तुम्हें पता होगा, सबने पढ़ा होगा जीरोथ लॉ, कि दो बॉडी अगर सेम टेम्परेचर पे हैं, दो बॉडी अगर सेम टेम्परेचर पे हैं यानी थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं, और हमने तीसरी बॉडी को उसके सामने, जैसे ए बॉडी है और बी बॉडी है, दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, और अगर हम तीसरे बॉडी को लेके आए सामने और इसका भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है थर्मोमीटर के अंदर, तो इसका मतलब ऑल द थ्री बॉडीज दे आर सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ऑल द थ्री बॉडीज दे आर सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मैंने ए अब सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, टेम्परेचर सेम है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका था। अब हमने थर्मोमीटर से इसका भी मेजर किया टेम्परेचर, ये भी थर्मल 100 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों क्या, दोनों में थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन है। तीसरी बॉडी को लेके आए, इसका भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता, देन ऑल द थ्री बॉडीज आर सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये जीरोथ लॉ है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ कि टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बता रखा है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज जीरो, समेशन ऑफ फोर्स विल बी जीरो ऑन द सिस्टम। यानी ड्राइविंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स सब इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, तो इसे बोलेंगे हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल, फिर एक मैंने तुम्हें बताया था थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम वो क्या था, किसी को याद है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम,
तुम लोग अगर नहीं पढ़ोगे ना तो फिर ये पूरा चैप्टर निकल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये थर्मोडायनेमिक्स, और इस बार वेडनेसडे जो क्लास होगी उसमें मैं थर्मोडायनेमिक्स जरूर सुनूंगा सबसे। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ढंग से करो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। लेक्चर्स पढ़ के रखो, यहाँ आंसर करोगे, न्यूमेरिकल्स निकालोगे तो तुम्हें फायदा होगा, और नहीं तो थ्योरी में ही टाइम निकलता जाएगा सारा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैंने बोला थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? Chemical, जब thermal, and mechanical equilibrium exist together. जब थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम तीनों एक साथ एग्जिस्ट करें। थर्मल इक्विलिब्रियम यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यानी तीनों जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, नेट फोर्स जो है वो जीरो, नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। और तीसरा केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कंसंट्रेशन, अगर केमिकल रिएक्शन है तो रिएक्टेंट्स का, प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहे, और जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उतनी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन भी, तो उससे बोलेंगे हम केमिकल इक्विलिब्रियम। ये तो पूरा चैप्टर पढ़ना है, ये तो पूरा चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट नोट करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तुम बताओगे पहले इसके अंदर किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? बोलो, कोई भी सिस्टम अगर है उसकी इंटरनल एनर्जी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? Heat हाउ देके। कैन वी, हाँ, कोई भी सिस्टम है, किसी भी सिस्टम को, मान लो पानी गर्म हो रहा है, सही ना, तो उसकी इंटरनल एनर्जी हम कैसे बढ़ा सकते हैं? हाँ, गर्म करके उसको, ये सिस्टम है, इसकी इंटरनल एनर्जी मान लो E1 थी, इसकी मेरे को क्या करना है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना है, तो मैं इसको गर्म कर दूंगा, यानी इसको हीट दे दूंगा, हीट दूंगा तो प्लस क्यू, तो अब इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, E1 प्लस क्यू। और या फिर इसको पिस्टन से प्रेस कर दूंगा, इसको क्या करें, पिस्टन से प्रेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, E1 वर्क, पिस्टन से प्रेस कर रहे हैं तो वर्क कर रहे हैं। वर्क क्या होता है, ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क हम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी और वर्क हो जाएगा, तो इसमें लगेगा प्लस डब्ल्यू, तो ये वैल्यू हो जाएगी E1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू, E1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। तो नई इंटरनल एनर्जी हो गई अब E2 जो है वो E1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगी, E1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। और E2 माइनस E1 क्या होगा, डेल्टा ई। E2 माइनस E1 क्या होगा, डेल्टा ई, है ना। तो इसलिए फॉर्मूला आ गया, E1 को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसको भूलना नहीं है, कोई डेरिवेशन करनी है ना, यही अप्लाई करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, सही ना। एक वर्ड में बोले तो यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना, यूनिवर्स की एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, ये तो मैं ध्यान रखना। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसको भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे इसका मैं छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान लो किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी तुम्हें निकालनी है, किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी निकालनी है, किसी सिस्टम की फाइनल इंटरनल एनर्जी तुम्हें निकालनी है, हमने उसको 100 जूल, सिस्टम को 100 जूल की एनर्जी दी, 100 जूल इज प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, और उससे 70 जूल का काम करवाया, 70 जूल वर्क इज डन बाय द सिस्टम। 100 जूल की उसको एनर्जी दी, 70 का उससे काम कराया, पहले उसकी इंटरनल एनर्जी थी मान लो 500, तो अब तुम्हें निकालना है कि फाइनल इंटरनल एनर्जी उसकी कितनी होगी, ताकि एक बार मैथमेटिकली फॉर्म हम यूज कर सकें इसकी। अब इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी ये तुम्हें निकाल, अब इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी ये भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा ई इज क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई क्या है, क्यू क्या है, वर्क क्या है, सब पता होना चाहिए तुम्हें इसके अंदर। और हमने निकाल लिया आंसर।
हाँ, सबने निकाल लिए? सबने निकाल लिया कि नहीं? Yes, sir. क्या आंसर आया है? 530 आ गया आंसर। देखो बहुत छोटी सी चीज है, किसी सिस्टम की एनर्जी 500 थी पहले, 500 थी, 100 मैंने उसको एनर्जी दी, 100 जूल एनर्जी प्रोवाइडेड, तो अब उसकी एनर्जी कितनी हो गई? 600 हो गई। अब उसकी एनर्जी कितनी हो गई? 600। 70 का उससे काम करवा लिया, 70 का उससे काम करवा लिया, तो 600 में से 70 जाएगा तो कितनी बची एनर्जी अब? 530। नहीं समझ बात? और फॉर्मूले से करना है तो डेल्टा ई टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा ई टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, यूनिवर्सल लॉ है, ये हर जगह अप्लाई करना है थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा ई टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब हमने जो एनर्जी दी है तो क्यू क्या हो जाएगा? प्लस 100। 70 का उससे काम करवाया है, यानी वर्क इज डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम में तो क्या लेंगे? नेगेटिव। डब्ल्यू हो जाएगा माइनस, डब्ल्यू क्या हो जाएगा? माइनस, बोलो, 70 काम कराया तो माइनस 70। डब्ल्यू क्या हो जाएगा? माइनस 70। डब्ल्यू हो जाएगा माइनस 70, और उसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी 500। E1 क्या है? 500। वैल्यू पुट करनी है, डेल्टा ई को लिख दिया E2 माइनस E1। Q की वैल्यू हमारी 100 है, W की वैल्यू माइनस 70 है, तो E1 की वैल्यू 500 थी, तो E2 कितना आ जाएगा? 530। 530 जूल। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। न्यूमेरिकल बहुत सारे करवाने हैं, लेकिन पहले अभी तुम थ्योरी, एक थ्योरी और नोट कर लो, फिर आगे करते हैं इसको। जैसे अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ हीट ऑफ, एक टर्म नोट करेंगे, एंथैल्पी की। एंथैल्पी कंटेंट कैसे दिया जाता है? एंथैल्पी कंटेंट, मैं एच की बात कर रहा हूँ कि एंथैल्पी कंटेंट कैसे दिया जाता है। एंथैल्पी कंटेंट ये दिया जाता है एच, ये दिस इज इक्वल टू ई प्लस पी। एंथैल्पी कंटेंट होगा क्या? इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। एंथैल्पी कंटेंट क्या होगा? हीट कंटेंट क्या होगा? उसकी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की, और प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन जो होगा, दिस इज कॉल्ड एज एंथैल्पी कंटेंट। और अगर इसमें चेंज निकालना है तो मैं लिखूंगा डी एच। डी एच क्या होगा? डीई प्लस, प्लस क्या आएगा? पीडीवी प्लस वीडीपी, प्लस पीडीवी, एक बार प्रेशर को हमने माना कांस्टेंट, वी को वेरिएबल, तो पीडीवी प्लस वीडीपी। एक टर्म और आती है, दोनों का, दोनों के डिफरेंस का मल्टीपल, डीपी इंटू डीवी। डीपी इंटू डीवी उसको नहीं लेंगे। डीएच क्या होगा? डीई प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी। डीएच क्या होगा? डीई प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी। तो अब डीएच इज टू डीई प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी होगा। डेल्टा ई को लिख देंगे क्यू प्लस डब्ल्यू, ये भी फर्स्ट लॉ से निकाला, फर्स्ट लॉ से निकाल दिया। डीएच इज टू डी, डीई की वैल्यू मैंने पुट कर दी क्यू प्लस डब्ल्यू, प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी आ रहा है, पीडीवी प्लस वीडीपी आ रहा है। डीएच इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से क्यू, डब्ल्यू की वैल्यू माइनस पीडीवी, डब्ल्यू की वैल्यू माइनस पीडीवी। वर्क डन निकालना आता है सबको। वर्क डन क्या था? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी, पीडीवी प्लस वीडीपी। तो माइनस पीडीवी से प्लस पीडीवी कैंसिल हो जाएगा, तो डीएच आ गया क्यू प्लस वीडीपी, क्यू प्लस वीडीपी। अब डीएच जो है ये है एंथैल्पी चेंज। ये क्या है? एंथैल्पी चेंज। इसको डिफाइन करने के लिए ना हमें प्रेशर को रखना पड़ता है कांस्टेंट। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, इसकी डेफिनेशन है हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। एट कांस्टेंट प्रेशर डीएच क्या आ जाएगा? क्यू। प्रेशर कांस्टेंट है तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, प्रेशर कांस्टेंट है तो डीपी जीरो हो गया, तो ये टर्म जीरो हो गई, डीएच आ गया क्यू। तो ये एंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन है। एंथैल्पी चेंज इक्वल टू हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर? हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। और डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू होता है माइनस पीडीवी, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? डब्ल्यू जीरो। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो डब्ल्यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन होता है माइनस पी डीवी, डीवी जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो। तो डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी चेंज जो है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इंटरनल एनर्जी चेंज की डेफिनेशन वो क्या होगी? हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिफरेंस पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज, तो एंथैल्पी चेंज जो है वो हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर है। इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी। और एंथैल्पी चेंज जो है हीट इवॉल्व और अब्सॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट इवॉल्व और अब्सॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर। किसी को डाउट तो नहीं, कोई किसी को कोई डाउट तो नहीं है? और जो मैंने ये लिखा ना, अदर वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेल्टा एच, अदर वेज क्या है ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेल्टा एच, अदर वेज ऑफ, जैसे डेल्टा एच जो है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी होता है एक तरीका। अगर प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं तो उस केस में डेल्टा ई, ये भी एक तरीका है। ध्यान रखना सारे तरीके पता होना चाहिए। P2 V2 माइनस P1 V1, ये एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। और अगर अगर हमारा से टेम्परेचर वेरिएबल है तो डेल्टा एच होगा डेल्टा ई प्लस एन आर डेल्टा टी, ये एक तरीका है। अगर नंबर ऑफ मोल्स वेरिएबल है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे तो डेल्टा एच होगा डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज होगा डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये और ये ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन सारे ही याद रहने चाहिए, कोई भी यूज होता है। ये इसके ऊपर भी आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, इसके ऊपर भी आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा नहीं कि ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डिफरेंट वेज है ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेल्टा एच, डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेल्टा एच। तो इनको एक बार नोट कर लेंगे और एक बार अभी रीजॉइन करना है। एक मैं रिलेशन और बताऊंगा, डेरिवेशन कराऊंगा और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे, रीजॉइन कर लेंगे अभी।